हेलो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सेकंड टॉपिक है हमारा फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट और पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसा कि गवर्नमेंट मानती है कि जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर का या स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं थोड़ा कठिन होगा इसके लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने या पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। तो क्या ज़रूरत है या कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं हम वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बेस पर हम ये कहेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारे को लैक ऑफ कैपिटल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करना है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लेवल पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे को होगी। और हम जानते हैं स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर जो है वो ओनली प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा फंड जो है वो रेज नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टेट का या पब्लिक सेक्टर का उसमें कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश implying a large amount of the capital expenditures is at the time of the independence Tata and Birla were the only established industrial houses in India. The requirement of the capital for the country's industrial growth was far beyond the capacity of these industrial houses. कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर केवल गिने चुने ही कुछ एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस थे जो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते, जिनमें बड़े नाम आते हैं टाटा और बिरला के। यानी कहने का मतलब यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी और उसमें भी मेनली फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी, जो कि मशीनरीज वगैरह परचेज करने के लिए, प्लांट परचेज करने के लिए और जो अदर मतलब बड़े बड़े जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनके लिए रहती है। तो वो जो था वो बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी वो प्राइवेट सेक्टर जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम जानते हैं पब्लिक सेक्टर का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाए, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाए तो उस केस में एक बड़े लेवल पर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको भी पूरा किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो था पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन का, तो वो यही था कि लैक ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी और उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया। क्योंकि इनिशियल स्टेज के अंदर हमारे पास में इतनी कैपिटल जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। कुछ बड़े बिजनेस हाउसेज जो थे या इंडस्ट्रियल हाउसेज जो थे वही अवेलेबल थे और उनका भी इतना कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर करें। Accordingly, it becomes essentials for the state or the government to achieve the industrial growth through the public sector undertakings. इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना पार्टिसिपेशन जो है इसमें इंक्रीज कर दिया फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा लो इंड्यूसमेंट्स टू इन्वेस्ट। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इतने बड़े बिग हाउसेस, बिजनेस हाउसेज या इंडस्ट्रियल हाउसेज जो है वो अवेलेबल नहीं थे जो एक बड़ा अमाउंट जो है एज ए कैपिटल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकें। तो वैसे ही एक बात और भी थी कि बिफोर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमारी नेशनल इनकम जो थी वो बहुत कम थी, या हम ये कहें पर कैपिटल इनकम जो थी वो हमारी बहुत कम थी। दूसरा, उस समय बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए लोग जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग होती थी, वैसे सेविंग बहुत कम होती थी क्योंकि इनकम लेवल जो था वो भी बहुत कम था, तो वो सारा इनकम जो था हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और अदर जो नेसेसिटी एक्सपेंसेस थे उन पे ही खर्च हो जाता था। तो हमारी सेविंग्स बहुत कम होती थी। दूसरा, अगर सेविंग्स होती भी सही तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं थी उस सेविंग्स को डिपॉजिट करने के लिए। तो होता क्या था, हम सभी जानते हैं
कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स होगी कैपिटल फॉर्मेशन की रेट्स उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि बंदा सेव करेगा उस पैसे को, तो उस पैसे को फिर वो या तो बैंक में डिपॉजिट करवाएगा या फॉर अर्निंग मोर मनी उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट जो होता है वही इंडस्ट्रीज़ को एज ए कैपिटल रिसीव होता है। तो अगर पैसा सेव नहीं होगा, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो इंडस्ट्रीज़ को कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो लोन की रिक्वायरमेंट है, जो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो पैसे की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट मतलब लोगों में इन्वेस्ट करने का जो मतलब सिस्टम था, या हम कहें कि इन्वेस्टमेंट जो लोग करते थे वो बहुत लो था। रीज़न उसके पीछे बहुत सारे बता दिए मैंने आपको कि लोगों का इनकम जो थी वो बहुत कम इनकम थी उनकी, सेविंग्स वो लोग करते नहीं थे, सेविंग्स करते भी थे तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। इस वजह से जो है अब इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, और गवर्नमेंट एक ऐसा सोर्सेज था जो ये सारी प्रॉब्लम जो है उसको ख़त्म कर सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बहुत सारा फंड अवेलेबल होता है जो गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करवा सकती है। तो देखते हैं क्या है। द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड द इंड्यूसमेंट्स टू इन्वेस्ट, इट वॉज ओइंग टू द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट वॉज ओइंग टू द लो लेवल ऑफ डिमांड। क्या था, मार्केट के साइज जो थे वो लिमिटेड थे, यानी कि वही जैसा मैंने बैंकिंग और इनकी बात की, उसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड जो है वो कम हो गई मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कम ही होगी। लेवल ऑफ डिमांड वॉज लो बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ इनकम। ये बात मैंने बोली थी कि इनकम कम है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम है तो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन भी कम ही होगा, और जितना प्रोडक्शन कम होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ही कम होगा। Thus, there was a sort of vicious circle operating like this। ये पूरा इस जो अभी अपन ने डिस्कस किया इसको पूरा एक सर्कल की तरह बताया कि किसका इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे देखिए, अगर हमारी इनकम लो होगी, फर्स्ट लो इनकम, तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, लो होगी। अगर हमारी डिमांड लो होगी तो लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर तो पर्सन प्रोडक्शन करके करेगा क्या उसका, तो मार्केट का साइज जो होगा वो भी लिमिटेड होगा। मार्केट साइज लिमिटेड होने की वजह से क्या होगा, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट लो हुआ हमारा या इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो ऐसी केस में क्या होगा, इनकम भी हमारी लो होगी, क्योंकि जितना हम इनकम अर्न कर रहे हैं उतना इनकम सारा हमारे कंजम्पशन पर खर्च हो रहा है, सेविंग्स कुछ भी नहीं हो रही है हमारी, हम उस पैसे को इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे और अर्निंग कैसे होगी हमारी। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट जो थे वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम थे। ओनली अ बिग पुश ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस विसिशियस सर्कल। अकॉर्डिंगली द पब्लिक एंटरप्राइजेज वर द ऑब्वियस चॉइस टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने बोला कि केवल और केवल एक ही सोर्स मतलब एक ही तरीका था इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का, और वो था पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स पर खर्चा करे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्चा करे, ताकि लोगों के पास में इनकम पहुंचे। और अगर लोगों के पास में इनकम पहुंचेगी, उनका इनकम इंक्रीज होगी, तो बाकी का जो पूरा सर्कल था वो पूरा सर्कल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, और इस तरह से लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, और वैसे जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट भी उनका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये था सेकंड रीजन बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द थर्ड रीजन इज ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात आती है, जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात आ जाती है, वहाँ पर पहली चीज़ आती है सोशल जस्टिस। हम जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर आती है, जहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत मतलब पार्टिसिपेशन होता है, वहाँ पर सोशल जस्टिस की बात आती है। वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मोटिव नहीं होता है, बल्कि उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो ग्रोथ के साथ साथ में सोशल जस्टिस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर सोशल जस्टिस लेकर के आना है तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए दे रखा है, द गवर्नमेंट रियलाइजेज दैट
दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज it requires the investment that generates the employment rather than investment that maximizes the profit. इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाए? फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका वो हाई होगा, डिमांड पैटर्न चेंज होगा, उनका मार्केट के अंदर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वापस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपना मतलब कह सकते हैं पार्टिसिपेशन जो है वो चाहती थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। कंसंट्रेशंस ऑफ द वेल्थ वाज टू बी डिस्करेज्ड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट रादर देन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन्स टू अचीव इट। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अगर ज़्यादा मतलब प्रिविलेजेस दी जाती हैं तो उस केस में ये होता है कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल हो जाता है, और जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल हो जाता है तो उस केस में अमीर और अमीर होते जाते हैं, यानी रिचर मोर रिचर, और गरीब और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनइक्वल है तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वो मैक्सिमम पोर्शन जो होगा प्रॉफिट का खुद रख लेंगे और कुछ ही पोर्शन जो है अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वजह से एक मार्केट के अंदर रीजनल इम्बैलेंस जो है या इक्विटी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इक्विटी और रीजनल बैलेंस को भी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, जो था आपका फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट और पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये थे रीज़न बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक IPR यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो उसके अंदर कुछ चेंजेस जो है वो किए गए थे, और वो चेंजेस क्यों किए गए थे, क्या वो चेंजेस थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको एक नया एक्सेलरेशन जो है वो मिला। तो देखते हैं ये पॉइंट। अ डिक्लेरेशन ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का रोल जो है या पब्लिक सेक्टर का जो रोल है या उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हो, और इसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ रिजोल्यूशन जो हैं, कुछ नवीनीकरण या कुछ चेंजेस जो हैं वो किए थे। तो अब देखते हैं वो क्या चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं। तो देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में चेंज करके बता दिया कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले करने वाली है। दिस रिजोल्यूशंस लेड अ रोड मैप ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान्स। ऑल्सो इट वॉज माइलस्टोन ऑफ द अचीविंग ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। जैसे आपको पता ही है 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। तो 1951 से लेकर के 1955 तक जो हमारा फर्स्ट प्लान था, और 1956 में हमारा सेकंड प्लान जो है वो स्टार्ट होने वाला था। तो उस सेकंड प्लान के अंदर ही गवर्नमेंट ने अपना जो मेन मोटिव था या मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उन्होंने फिक्स कर दिया था कि हमें इस बार अपने सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर मेन फोकस जो करना है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर करना है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। तो देखिए, फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द IPR 1956। क्या मेन चेंजेस थे? फर्स्ट चेंजेस था 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। 3-fold क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने रखा था उन इंडस्ट्रीज को जिन पर टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा या जो टोटली एक्सक्लूसिवली एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होंगी, जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट
अलाउ नहीं करेगी। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है दोज विच वुड बी एस्टेब्लिश्ड एट द developed exclusively as a public sector enterprises. These includes the atomic energy, defense and railway. ये 3 ऐसे सेक्टर्स थे जिनके अंदर गवर्नमेंट ने टोटली अपना ही पार्टिसिपेशन रखा, यानी उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट सेक्टर को किसी भी तरह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया। तो वो 3 सेक्टर थे, एक तो एटॉमिक एनर्जी, सेकेंड था आपका डिफेंस एंड थर्ड है रेलवे। यानी ये तीनों सेक्टर जो थे वो टोटली गवर्नमेंट ओन्ड थे। तो ये तो था फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को रखा जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ थोड़ा पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर थे जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो देखते हैं इसमें कौन थे। दोज which could be established both as a private and public sector enterprises. However, the private sector was to play only a secondary role. जैसा कि मैंने कहा ना, प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम पार्टिसिपेशन दिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर जो है केवल एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था। मेन रोल जो प्ले कर रही थी वो गवर्नमेंट ही कर रही थी इसके अंदर भी। द न्यू एंटरप्राइजेज वर टू बी एस्टेब्लिश्ड प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। तो इसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर जो थे वो दोनों मिलकर के वर्क कर रहे थे। तो ये था सेकंड पार्ट। एंड थर्ड कैटेगरी जो थी हमारी, उस थर्ड कैटेगरी में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो टोटली प्राइवेट सेक्टर्स के लिए छोड़ दी गई, यानी गवर्नमेंट उनमें किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखेगी या उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी की जो सारी इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। तो ये था 3-4 क्लासिफिकेशन, यानी इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट में रखा गया उन इंडस्ट्रीज़ को जो टोटली गवर्नमेंट ओन्ड होगी। सेकेंड पार्ट के अंदर रखा गया उन इंडस्ट्रीज़ को जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ओन्ड होंगी। और थर्ड कैटेगरी के अंदर जो दोनों कैटेगरीज में आ चुकी है इंडस्ट्रीज़, उनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको थर्ड कैटेगरी में रखा गया जो टोटली प्राइवेट सेक्टर में होंगी। तो ये था 3-4 क्लासिफिकेशन। सेकेंड जो मेजर रिजोल्यूशन था आईपीआर के अंदर वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके लिए लाइसेंसिंग उन्होंने कंपलसरी कर दिया गया, या बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिन पर पहले लाइसेंसिंग कंपलसरी था, उन पर उस लाइसेंसिंग को हटाया भी गया। तो देखते हैं किन पर हटाया और किन पर लाइसेंसिंग कंपलसरी किया है। द इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है उनके लिए ये कंपलसरी था कि उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। द बेसिक आइडिया ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू एनकरेज द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस वॉज टू प्रमोट द रीजनल इक्वलिटी। देखिए स्टूडेंट, ये लाइसेंसिंग कंपलसरी करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर रीजनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है सारे रीजन का डेवलपमेंट जो है वो एक जैसा नहीं है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो फुल्ली डेवलप्ड हैं या उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं, मतलब बिल्कुल बैकवर्ड हैं, वो उनका किसी भी टाइप से कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अपनी इस पॉलिसी के अंदर ये निकाला कि जो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर या जो रूरल एरियाज़ के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनको ईजीली लाइसेंस जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बहुत सारे फील्ड ऐसे भी थे या बहुत सारे रीजन ऐसे भी थे जहाँ पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए उनको किसी टाइप का कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा। तो इस तरह की कुछ छूट्स और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा करके गवर्नमेंट ने ये किया कि जो बैकवर्ड रीजन्स थे या बैकवर्ड एरियाज़ थे उन एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया गया, उनको एनकरेज किया गया, ताकि उनका भी टोटली जो हमारा रीजनल इम्बैलेंस था वो रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो सके और एक रीजनल बैलेंस जो है वो मेंटेन हो सके। फिर इसी में दिया हुआ है आगे, अ लाइसेंस वॉज नीडेड नॉट ओनली फॉर द एस्टेब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइजेज बट ऑल्सो फॉर द एक्सपांडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, यानी प्राइवेट सेक्टर को केवल नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं बल्कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोशन या उसको एक्सपांशन करने के लिए भी लाइसेंसिंग जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था। दिस वॉज टू रेगुलेट द अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। द फोकस वॉज टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर रादर देन द प्राइवेट प्रॉफिट्स।
तो ये सब करने के पीछे गवर्नमेंट का जो रीज़न था वो यही था कि वो सोशल वेलफेयर चाहती थी, ना कि प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता है। तो ये था सेकंड पॉइंट हमारा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो रिजोल्यूशन लिया गया था IPR 1956 के अंदर। थर्ड जो रिजोल्यूशन है वो है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दिया, वैसा ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में कंसेशन भी देना स्टार्ट किया। लाइक उनको टैक्स में रिबेट दे दी थोड़ा, या उनको जो पावर सप्लाई की जा रही थी उस पावर सप्लाई में उनको रिबेट दे दी गई, यानी उनके लिए जो रेट्स थी वो रेट्स कम कर दी गई। उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल करवाई गई। तो ये किन इंडस्ट्रीज़ के लिए थी? ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए थी जो इंडस्ट्रीज़ रूरल एरियाज़ के अंदर या बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर एस्टेब्लिश की जाती थी, उनके लिए थी। तो द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मेनी टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंसेशन फॉर द एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। क्या है कि बैकवर्ड रीजन के अंदर उनको इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने पर बहुत सारे टाइप के उनको कंसेशन जो है वो अवेलेबल करवाए गए ऑफ द कंट्री। दीज कंसेशंस इंक्लूडेड फर्स्ट टैक्स हॉलीडेज का मतलब उनको थोड़े टाइम पीरियड के लिए टैक्स पे करने से फ्री कर दिया गया, दे रखा है फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर सम टाइम्स। एंड द सेकेंड इज सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, यानी जो भी उनको पावर सप्लाई दी जा रही है उसमें थोड़ा कंसेशन कर दिया गया, उनकी रेट्स जो हैं वो कम कर दी गई। लाइक द पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द रीजनल इक्वलिटी। मैंने बता दिया ये चीज़ कि रीजनल इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो उनको इस तरह के कंसेशन जो हैं लाइसेंसिंग पॉलिसी के साथ साथ में इस तरह के कंसेशन जो हैं वो अवेलेबल उनको करवाए गए थे। तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने कि 3 मेजर रिजोल्यूशंस जो हैं वो लिए गए थे इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंदर। तो ये 3 थे मेजर पॉइंट अपने, जो कि हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सभी ने बुक मेरे ख्याल से परचेज़ कर ली होगी, ये सारी चीज़ें बुक में अवेलेबल हैं। तो बुक जिन लोगों ने परचेज़ नहीं की है वो बुक परचेज़ कर लें और गो थ्रू करें इसके थ्रू। ठीक है, थैंक यू।